किसी को भी अपना बना सकते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो जायके के जरिए आपके दिलों तक पहुंची, जिन्होंने खुद को साबित करने के लिए 16 साल पुरानी टीचिंग जॉब छोड़ी और मास्टर शेफ का ताज पहना। जी हां, आज मुलाकात करेंगे हिंदुस्तान की पहली मास्टर शेफ पंकज भदौरिया। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, आप 16 साल तक टीचर रही, बतौर टीचर आपने काम किया और फिर अचानक आप बन जाती है मास्टर शेफ। कैसे? जब कुछ होना होता है ना तो शायद अपने आप ही उस तरह से सब माहौल बनता जाता है, आपके लिए रास्ते खुलते जाते हैं और जहां आपको पहुंचना होता है शायद आप उस वक्त आप पहुंच जाते हैं। हाँ, ये है कि जब दरवाजे आपके सामने खुले तो उनको अंदर जाने की ज़हमत तो खुद ही उठानी पड़ेगी। So this is exactly what had happened with me also. पहला मास्टर शेफ था, एक अलग प्रोग्राम था जिसमें एक ऐसा रियलिटी शो था जो एक हमारे जैसी कोई महिला, जिसमें एक लेडी लाइक मी, शी कुड कम एंड पार्टिसिपेट। ना सिंगिंग थी ना डांसिंग थी, बट समथिंग जो हमारे इंटरेस्ट का था। तो बस जब ये आया हमने भी ऑडिशन दिया हज़ारों लाखों लोगों की तरह, और उसकी कंडीशनिंग जो है बहुत पहले से शुरू हो चुकी होगी। तो आपको कुकिंग का शौक पहले से था या फिर आप खाना इस तरह से बनाती थी कि लोग तारीफ करते थे तो आपको लगा कि मैं जा सकती हूँ? जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही हुआ। एक तो मैं बहुत कम उम्र में मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, शौक की वजह से। अच्छा। कोई नेसेसिटी नहीं थी, बस सिर्फ शौक की वजह से। आई स्टार्टेड कुकिंग एट द एज ऑफ 10। अच्छा। हाँ, और बोथ माई पेरेंट्स वर एक्सीलेंट कुक्स। तो जब हमारे घर में पार्टीज बहुत होती थी तो जब इतना उम्दा खाना बनता था और इतनी तारीफें बटोरी जाती थी तो मुझे लगता था भाई ये काम तो बहुत बढ़िया है कि आप अच्छा खाना खाने को तो मिलता ही है, साथ में तारीफें भी बहुत मिलती हैं। लेकिन आप 10 साल की उम्र में ये सब सोचती थी? क्योंकि उस उम्र में बच्चे खेलने के बारे में सोचते हैं। शायद माहौल घर में खाने का बहुत ज़्यादा वो था कि खाना वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। तो बढ़िया खाना है, यहाँ खाने चले वहाँ खाने चले। माई फादर वॉज अ बिग फूडी, तो वो हमको मतलब हर जगह जहाँ भी कुछ चीज़ नई खुली, मेरी पैदाइश और मैं बड़ी दिल्ली में ही हुई हूँ। अच्छा। तो मुझे आज भी याद है जब पहला पिज़्ज़ा किंग खुला था या पिज़्ज़ा आउटलेट खुला था कनॉट प्लेस में, तो हम लोग 45 मिनट लाइन में खड़े हुए थे अंदर जाने के लिए। अच्छा। तो और अगर मोमोज खाने होते थे तो आज तो खैर हर गली कूचे पे मिलते हैं। उस वक्त हम लोग यूनिवर्सिटी के पास मोनेस्ट्री है, वहाँ जाया करते थे स्पेशली मोमोज खाने के लिए। अच्छा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 80s एंड 90s, है ना। तो आप सोचिए उस वक्त जब इतना हम लोग घूम घाम के खाना खाते, तो खाना बस आप समझ लीजिए जिंदगी। तो बनाने की भी शौकीन है और खाने की भी? खाने की ज़्यादा शौकीन हूँ। अच्छा। तो क्योंकि आप जैसे बता रही हैं कि बचपन से आपको एक तरह से शौक था कुकिंग का, फिर अगर कुकिंग का ही शौक था और इस फील्ड में आना ही था, फिर टीचिंग जॉब क्यों की? देखिए, हालात कभी कभी आपको जो करना चाहते हैं उनसे कभी दूर ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई डैड एट द एज ऑफ 13 और मेरी मदर लखनऊ को बिलोंग करती थी। अच्छा। तो जब हमारी बेसिक एजुकेशन यहाँ ख़त्म हो गई तो उसके बाद हम लोग लखनऊ पहुँच गए। अब किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाती है। दिल्ली में पली बड़ी हूँ, दिल्ली के स्वाद हाथ पे है। मेरे फादर पंजाबी थे, मेरी मदर बंगाली थी। अच्छा। तो हर तरीके का खाना, और फिर उसके बाद पहुंची कहाँ, लखनऊ, जहाँ के जायकों की तो बात ही अलग है ना। तो बस शायद कहीं इधर से कुछ इधर से उठा, कुछ उधर से उठा, मिलता जुलता गया। मुझे इटालियन फूड का और चाइनीज़ फूड का बहुत शौक रहा है। अच्छा। तो उसको खाने में, बनाने में, और सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ में मज़ा आता था वो था कि फूड कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। तो जितना मैं रेसिपी सीखती थी या कोई खाना बनाना सीखती थी, उतना ही उसके बारे में पढ़ने में भी मुझे बहुत मज़ा आता था। अच्छा। तो लाइक इफ आई एम डूइंग इटालियन क्यूजीन, आई वुड नो द एंटायर हिस्ट्री, द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इटली, वेयर अ पर्टिकुलर डिश कम्स फ्रॉम एंड एवरीथिंग, यू नो, व्हाट इज द राइट टेक्निक टू डू इट। दैट इज व्हाट इंटरेस्टेड मी मोर। तो आपकी जो कुकिंग है उसमें जायका सबसे ज्यादा किसका है, पंजाबी, बंगाली या फिर लखनऊ का? मेरे मूड का। अच्छा। जिस मूड से खाना बनाते हैं ना शायद वही आ जाता है। हाँ। मैं लखनऊ की बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि खाने में नज़ाकत क्या होती है वो शायद मैंने लखनऊ में सीखी है, और खाने में जिंदा दिली क्या होती है वो मैंने अपने पंजाबी कल्चर से सीखी है। अच्छा। और खाने में प्यार और मिठास क्या होता है वो मैंने शायद बंगाली कल्चर से सीखा है, जो मेरी मदर के साइड से मुझे मिला है। और फॉर्चुनेटली आज मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर चुकी हूँ, तो हर जगह का स्वाद मैंने कहीं ना कहीं
देखा है, समझा है, परखा है। तो आई बिलीव कहीं ना कहीं हर चीज़ का एक मिला जुला स्वरूप मेरे खाने में आ जाता है। जी। अच्छा, जब आप टीचिंग कर रही थी, 16 साल आपने टीचिंग करी और फिर अचानक से आप एक कंपटीशन में चली जाती हैं, तो कैसे आपको उसके बारे में मालूम चला? और जब आपने घर में डिस्कस किया तो उन लोगों ने क्या कहा? स्कूल में बात की होगी, उन्होंने क्या कहा? ये तो अपने आप में कहानी बन चुकी है आज। तो हुआ यूं कि गर्मियों की छुट्टियां थी और टेलीविज़न पे ऐड आता है कि अगर आप भी अच्छा खाना बनाती हैं तो आइए इस कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। तो जैसे हर बच्चे को लगता है कि उसकी मम्मी से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता, तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मा यू मस्ट गो फॉर दिस, यू आर एन एक्सीलेंट कुक। और घर में मेरे हस्बैंड को भी पार्टीज देने का कुछ शौक है। अच्छा। तो पहले हुआ करती थी, तो फिर ये था कि सब ने बोला हाँ हाँ यार तुम खाना बड़ा अच्छा बनाती हो, बड़ी तारीफें मिलती थी। तो कहीं लगा कि चलो जाने में क्या हर्ज है, कुछ ज़्यादा थोड़ी ना है, तो चल के देखा जाए। तो गए तो लखनऊ के 3 ऑडिशंस के राउंड क्लियर हो गए। अच्छा। तो मुंबई इनवाइट किया गया। नहीं, लेकिन जब आप ऑडिशन के लिए गई तो कोई डिश ले जानी होगी, आप क्या लेकर गई थी? हाँ, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा। आपको बताएं कि हमें लगा कि हम लखनऊ में हैं, तो मेरे गलावटी कबाब सबको बड़े पसंद आते हैं, वो तो फेमस है वहाँ जी। पर। तो वही हमने कहा कि चलिए ऐसा है कि मैं घर में डिस्कस कर रहे थे कि आई टेक माई गलावटी कबाब। तो माई हस्बैंड सेड आर यू अ फूल, आधा लखनऊ तो वहाँ कबाब और बिरयानी लेके आया होगा, बिल्कुल सबसे फेमस वहाँ पर वही है, तो तुम कैसे अलग स्टैंड आउट करोगी? मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं। तो देयर इज अ फ्रेंच मैनर ऑफ कुकिंग चिकन विच इज कॉल्ड अ रूलाड। उसमें चिकन को पतला सा वो करके और उसको रोल्स बनाए जाते हैं। अच्छा। तो वो फ्रेंच रूलाड्स मैंने सोचा मैं बनाऊं, लेकिन वो गिलावटी कबाब का वो प्रेम कहाँ जाएगा, है ना, उसकी मोहब्बत कहाँ चली जाएगी। तो मैंने उसके अंदर जो स्टफिंग करी वो गलावटी पेस्ट की करी। तो इट वाज अ फ्यूजन, यू नो, एंड क्योंकि वो चिकन ब्रेस्ट बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अच्छा। और रेड मीट को कुक होने में टाइम लगता है, तो उसको राइट टेम्परेचर पे कुक करना है कि दोनों प्रॉपर्ली कुक भी हो जाएं। चिकन ओवर कुक हो गया तो वो च्यूई और रबरी हो जाएगा, वो भी ना हो। अच्छा। तो ये सभी चीजें ध्यान में रखनी थी, लेकिन कहा करेंगे तो यही अब दिमाग में आया। तो वो मेरा लखनऊ और मेरी फ्रेंच कुकिंग टेक्निक्स दोनों कहीं ना कहीं इकट्ठी आई, और मेरी जो पहली डिश थी वो पॉपी क्रस्टेड चिकन रूलाड्स विद गलावटी पेस्ट था। तो वो पसंद आई सबको? जी बिल्कुल, बहुत पसंद आई एंड दे वर रियली फैसिनेटेड कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए आगे जाने का मौका मिल गया। आपने बताया कि पहली डिश आपने क्या बनाई, जो आप सिलेक्ट हो गई, आपकी डिश सबको बहुत पसंद आई। उसके आगे का सफ़र कैसा रहा, कहाँ पहुंची, और स्कूल वाली बात रह गई? वो तो बहुत बड़ी कहानी बन गई भाई अपने आप में एक। तो हुआ यूं कि मुंबई ऑडिशंस के लिए जाना था, तो 3-4 दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो वो तो चलिए मिल गई, कोई परेशानी नहीं हुई। अब मुंबई में पूरे हिंदुस्तान से 100 लोग पहुंचे थे। बिल्कुल। और आप जहाँ देखें खाने की बातें चल रही हैं, इसकी उसकी, तो हमें लगा भाई ये तो बहुत धुरंधर पहुंचे हुए हैं यहाँ पे सब। चलिए हम भी एक कोने में चुपचाप खड़े रहे। जब बारी आई हमने भी अपनी डिश प्रेजेंट की, तो 1 घंटे में डिश बना के आपको प्रेजेंट करनी थी। तीनों जजेस ने मेरी डिश को तुरंत अप्रूव कर दिया, टॉप 40 में जाने का मौका मिल गया। अच्छा, तब आपने क्या बनाया? तो वहाँ पर मैंने कहा ना आपको, मुझे चाइनीज फूड भी बहुत पसंद था। तो चाइनीज बनाया। तो वो थोड़ा सा इंस्पायर्ड वहाँ से। अच्छा। एक फ्राइड चिकन था जिसको शेफ कुणाल ने PFC पंकज फ्राइड चिकन का नाम दे दिया। अरे वाह। अब मुसीबत शुरू हुई आगे। हुआ यूं कि जो बूट कैंप था जहाँ पे टॉप 40 लोग आने वाले थे, जिनमें से आगे सिलेक्ट होने थे किचन के लिए 12 लोग, तो उसके लिए हमें वापस मुंबई आना था। अगर हम सेलेक्ट हो जाते तो हमें 3 महीने रुकना पड़ता। अच्छा। और अगर रिजेक्ट हो जाते तो आप वापस आ जाते। तो जब मैंने अपने स्कूल में बताया कि भाई ऐसा है कि हमको जाना पड़ेगा, और अगर हम सेलेक्ट हो गए तो 3 महीने की छुट्टी चाहिए होगी, नहीं तो हम बैरंग लौट आएंगे 4 दिन के अंदर। तो बिकॉज मैं क्लासेस 12 को भी पढ़ाती थी, 11-12 पढ़ाती थी, तो थोड़ा प्रेशर भी रहता है बोर्ड क्लासेस का, तो हमें जाने की इजाज़त नहीं मिली। और हमसे ये कह दिया गया कि you're not going there, किसी एक को चुनिए। you're not going there for your love for food, you're going because you're attracted by the glamour of television world। तो वो शायद बात कुछ बहुत ज़्यादा कहीं चुप गई। और फिर कह दिया गया either you quit your show or you quit your job। तो I said fine, I'll quit my job। उस वक्त शायद ये लगा कि अगर मेरे लिए ये रास्ता खोला है ऊपर वाले ने, तो शायद यही रास्ता है मेरा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर पाओगी? अब बाकी के 100 लोगों को तो 40 लोगों को तो मैं मिल चुकी थी। मैंने कहा कि हाँ लग तो रहा है कि मैं आ सकती हूँ टॉप 12 में। अच्छा। तो बोला ठीक है तुम जाओ, परेशानी किस बात की है। लेकिन हाँ उस वक्त वो
वो बात बहुत ज्यादा हर्ट कर गई, पिंच कर गई। और शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने मुझे और ज्यादा मोटिवेट किया। अच्छा, अब तो गुरु करके दिखाना ही पड़ेगी है। क्योंकि सबने कहा पंकज तुम बेवकूफ हो जो तुम 16 साल पुरानी नौकरी छोड़ के जा रही हो। अच्छा, क्या कुछ ऐसे लोग भी थे, क्योंकि एक रियलिटी शो में जा रही थी, हो सकता है कि बहुत सारे लोग जेलस भी हों और चाहते हो कि आप वहां पर ना जाएं, तो क्या कुछ ने ऐसा भी कहा कि आंटी अब जो है खाना बनाने जा रही हैं रियलिटी शो में? देखिए 100 मुंह होते हैं, 100 तरीके की बातें होती हैं। और सबने कहा भी कि यूर एन इडियट, यूर अ फूल, तुम्हारा दिमाग खराब है, इस वक्त पता नहीं है क्या होता है, कुछ नहीं है, पहला शो था, आपके पास कुछ उसका कुछ एक वो भी नहीं था, मालूम भी नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। बिल्कुल, वही सिंगिंग शो है तो खड़े होके गाना है, डांसिंग शो है तो खड़े होके डांस करना है, इसमें क्या होना है आपको तो पता भी नहीं है कुछ। अच्छा, उस वक्त मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया भी नहीं शुरू हुआ था। अच्छा, कि किसी को पता होता कि क्या था ये शो। फिर अब जब दिमाग में आ गया था तो फिर वो तो करना ही करना था। थोड़ा जिद्दी हूँ। तो कैसे कैसे फाइनल तक आप पहुंची, और जैसे जैसे आप अपने मकसद के करीब थी, तो क्या जहन में आ रहा था? लग रहा था कि एक अच्छी दिशा में हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ? जब गई थी मुंबई तो यही सोच के गई थी कि अब तो मुझे मास्टर शेफ जीत के ही आना है। इनफैक्ट जब वो घर आए थे वीडियो डायरीज बनाने के लिए, तो उन्होंने मुझसे जब ऐसे जैसे क्वेश्चंस पूछते कि आपको क्या लगता है हिंदुस्तान का पहला मास्टर शेफ कौन होगा, कहाँ से होगा, मैंने कहा मुझे लगता है वो लखनऊ से ही होगा, और मुझे लगता है शायद आप उसी से बात कर रहे हैं। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करने वाली बात थी, लेकिन वो मस्ती में कही गई बात थी। लेकिन आपने सच कर दिखाया, कोशिश। देखिए मेरा मोटो होता था जब मैं अपने बच्चों को स्कूल में कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करती थी, कहती थी यू मस्ट ऑलवेज फाइट टू विन। अच्छा, देयर आर नो सेकंड प्लेसेस, यू हैव टू फाइट टू विन। तो बस वही सोच के कि आई हैव टू फाइट टू विन, देयर कैन नॉट बी एनी सेकंड प्लेस फॉर मी। अच्छा, जब आपका फाइनल डे था वहाँ पर जी, तब आपने क्या और कितनी तैयारी की, कौन सी डिश बनाई, और क्या लग रहा था अंदर से? तरुण मैं आपको सच बताऊं तो जिस दिन फाइनल था उस दिन अंदर से एक ऐसा पीस था। अच्छा ना, इतना काम थी मैं कि मुझे लग रहा था कि आज कुछ है ही नहीं। सो यू नो you don't have to allow that pressure to get over you, because if the pressure does, you're lost. आपको पता था कि आप 1 करोड़ के लिए एक इतने बड़े खिताब के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इतनी बड़ी जगह पे पहुंचकर अगर आप नहीं जीते तो वो यहाँ से लौटना तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। आज तक तब तक जितने भी वो हुए थे, जितने भी हमारे पड़ाव आए थे, जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे, जितने भी टास्क थे, सब में अच्छा करते करते आगे बढ़ती गई थी। तो जब हमारा फाइनल था वो 25 दिसंबर था, क्रिसमस, और बहुत सारे गेस्ट भी आ रहे थे उस दिन शो पे हमारे। तो सोचा जब हमारा टास्क अनाउंस हुआ, पहले तो बताया नहीं जाता था, तो जब टास्क अनाउंस हुआ कि उसमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर चीज़ हमको यूज़ करनी है। अच्छा। अपने कुकिंग में। तो फाइनल भी ना 2 पार्ट्स में हुआ था। एक जिसमें एक शेफ हमारे लिए एक टास्क लेके आए थे। अच्छा, तो वो भी सबसे पहले और सबसे अच्छा मेरा ख़त्म हो गया, और फिर 2 लोग हम फाइनल के लिए लड़ रहे थे। और उसमें जब ये तो मैंने दिमाग में ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा होता कि देखिए अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो ये करेंगे, वैसा सिचुएशन हुआ तो ये करेंगे। तो अपने दिमाग में 25 ऑलरेडी मैंने सिचुएशंस क्रिएट करके और उनके सॉल्यूशंस क्रिएट करके रखे हुए थे कि ऑफ ऐसे ही नहीं चले जाना कि मतलब अच्छा अब ये होना है, अब सोचें कि क्या करना है। यानी अब काफी होमवर्क करके गई थी। बिल्कुल, मैंने कहा ना टीचर हूँ तो टीचर वाली आदत कहाँ से जाएगी। तो होमवर्क मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट होता था रोज के रोज। जो मेरी प्लेट थी दैट वाज अ क्रिसमस प्लेट, डिनर प्लेट थी। अगेन देयर वाज अ ड्रंक चिकन लॉग, एक चिकन लॉग था जिसको मैंने रेड वाइन में कुक किया था। अच्छा, रेड वाइन सॉस के और सॉस किया था। और यूजुअली जब स्टार्च होती है प्लेट के ऊपर होती है ना, कोई भी स्टार्च, आप रोटी रख रहे हैं, राइस रख रहे हैं, ब्रेड रख रहे हैं, तो वो आपके खाने के साथ होती सर्व। मैंने उसके अंदर मशरूम्स और राइस की स्टफिंग भी की थी, सो द स्टार्च वाज इनसाइड द मीट, तो उस लैंग्वेज में अगर बोले तो। और उसके साथ एक सैल्मन एंड डिल एंड क्रीम चीज़ का सैलड अलग था, और एक क्रिसमस सैलड अलग था। और क्रिसमस का मतलब होता है क्रैनबेरीज को, क्रैनबेरी बहुत यूज़ किया जाता है क्रिसमस डिनर्स में, तो क्रैनबेरी सूफले था फॉर अ dessert to go along with that. तो पूरा एक क्रिसमस प्लेटर था। अच्छा, you know, it was a beautiful looking plate with lots of colors and lots of elements on it. और जजेस ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। उस वक्त तो सब काम था।
अब वो जो सब्र का जो बांध है ना, वो कब टूटा? जब रिजल्ट अनाउंस होने थे। हाँ। उस वक्त लग रहा था कि भाई कर तो दिया, लेकिन जो लेकिन अब मेहनत क्या मैंने होगा? की है वो तो दूसरे ने भी की हुई है। हाँ। अब क्या होगा? तब थोड़ा सा मैं वो हो गई थी, नर्वस हो गई थी बस। अच्छा, फिर जब आपका नाम अनाउंस हुआ, फिर जब नाम अनाउंस हुआ 10 मिनट तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कि कुछ हो गया है कि क्या हुआ है। अभी तक का 3 महीने का जो सफर था, जो अपनी फैमिली से हम दूर रहे हैं, वो क्या हो गया, मतलब 10 मिनट कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब जब आप विनर बन गई, हिंदुस्तान की पहली मास्टर शेफ, उसके बाद आपको कैसा लग रहा था? वो जो स्कूल था जहाँ से आपको छुट्टियाँ नहीं मिल पाई थी, क्या वापस उन्होंने कभी बुलाया, उनसे बात हुई, आप गईं, क्या हुआ? और ये जो आपकी सफलता थी, कामयाबी थी, इसको किस तरह से आपने भुनाया? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी कामयाबी को संभाल नहीं पाते हैं। जीतना तो अपने आप में पहला स्टेप था, यू नो, दैट वाज द बिगिनिंग। उसके बाद क्वेश्चन ये था कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? तो नौकरी तो मैं छोड़ ही चुकी थी। बिल्कुल, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? तो और एक टीचिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा था। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि एक कलनरी एकेडमी इस्टेब्लिश किया जाए, जिसमें मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और जो कुकिंग का जो एक पैशन है, दोनों को इन्वॉल्व किया जाए, इंक्लूड किया जाए। लेकिन ये वैसी कुकिंग क्लासेस नहीं बनाना चाहती थी मैं कि आंटी जी घर में यू नो 4 बच्चों को कुकिंग सिखा रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी जैसे मोहल्लों में होती हैं, यू नो, कि यहाँ कुकरी क्लासेस चल रही हैं। आई वॉन्टेड टू मेक अ प्रॉपर एकेडमी, यू नो। और अब तो वो फंड्स भी आ चुके थे मेरे पास। तो इनफैक्ट जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको जो इतना पैसा मिला तो आपने उसका क्या किया, तो वो मैंने अपनी एकेडमी एस्टैब्लिश करने में इस्तेमाल किया। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत अक्लमंदी का काम किया। तो आई स्टार्टेड माई रेस्टोरेंट्स ऑल्सो 5 years ago एंड एकेडमी है, टीवी शोज कर रही हूँ, कुछ बुक्स भी आपने लिखी हैं। आई हैव रिटन 5 books as well। अच्छा, जब आप विनर हो गई और उसके बाद वापस लखनऊ आई, तब लोग क्या कह रहे थे? किस तरह से आपका वेलकम हुआ? बहुत शानदार वेलकम हुआ। एक तो एयरपोर्ट पे ही इतना शानदार वेलकम हुआ, और फिर जब घर आई तो घर पूरा सजा हुआ था। मेरी फैमिली ने पूरा घर सजवाया था। नेचुरली बहुत सारे लोग मिलने आए, बहुत मीडिया, बहुत सारे इंटरव्यूज, प्रेस इंटरव्यूज, बहुत कुछ चलता रहा बहुत दिनों तक। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है तरन्नुम कि जब आप एक मुकाम हासिल कर लेना, तो वो सक्सेस को कभी आप अपने दिमाग पे ना चढ़ने दें। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते। हाँ, तो यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड। आपके जो एस्पिरेशंस है वो हमेशा स्काई हाई होने चाहिए, लेकिन आपके योर फीट मस्ट ऑलवेज बी ऑन द ग्राउंड ऑलवेज, एंड दैट इज व्हाट आई हैव ऑलवेज टॉट माई सेल्फ टू डू। और ऐसा ही रहा है। अच्छा, बहुत सारी औरतें क्योंकि खाना बनाती हैं तो उन्हें पसंद नहीं होता है, बोर भी हो जाती हैं, खाना बनाने के नाम से ही वो परेशान होने लगती हैं। और आपने उसी चीज़ का इस्तेमाल करके आज आप एक बहुत बड़ा नाम है, आपको हमारे देश में ही नहीं दुनिया भर में लोग जानते हैं, पहचानते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। तो इसको किस तरह से क्या कहेंगी? मेरे लिए ना सबसे पहले तो खाना बनाना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर रहा हमेशा। अच्छा, तो मुझे उससे परेशानी नहीं होती थी, वो मेरे लिए हमेशा मेरी परेशानियां दूर करता था। मेरे घर में अगर कोई रात को 11 बजे भी आ जाता, 12 बजे भी आ जाता, तो मैं फटाफट खाना बना के खिला सकती थी और बहुत खुशी खुशी खिलाती थी। राइट? शायद ये क्योंकि हमेशा से यही देखा था कि किसी को खाना खिलाना एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन देता है, एक बहुत ही खुशी का, इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू द पीपल्स फेस। हमारे यहाँ जैसे कोई भी अच्छा काम या बुरा काम कुछ भी होता था तो हम लोग जाके खाना बांटते थे। अगर आज जैसे मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी होती थी या हमारे बर्थडेज में किसी में भी कुछ भी होता था, तो वी वुड गो आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट फूड। अच्छा खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छी नीयत चाहिए। अगर आप खुशी से और अच्छे मन से खाना बनाएंगे तो खाना हमेशा बनेगा अच्छा। आप ये बताइए कि दुनिया का बड़े से बड़ा शेफ, अगर आप उससे पूछें कि भाई तुमको किसके हाथ का खाना अच्छा लगता है, बोलेगा माँ के हाथ का खाना। क्या है इसे माँ के हाथ के खाने में? बस वो प्यार है ना, वो अच्छी नीयत से जो बनाया है, बिकॉज़ शी इज कुकिंग फॉर अ किड्स, यू नो। तो आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और राइट टेक्निक आपको जानना जरूरी है कि फायर कैसे बिहेव करता है ना। वही आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। बिल्कुल, किचन में अगर आपके फायर के टेम्परेचर सही है, अगर आप सही टेक्निक से कुक कर रहे हैं,
तो खाना अच्छा भी बन सकता है और खाना जल भी सकता है। दो बातें वो फायर पे डिपेंडेंट है। जैसे अपने हिंदुस्तानी खाने की बात करें तो दुनिया भर में मशहूर है, लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम इंडियंस अब खुद अपना जो हमारा खाना है, रवायती खाना, उसे छोड़ रहे हैं। हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पास्ता खाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? आप 2 दिन 3 दिन पिज़्ज़ा पास्ता खा लेंगी, चौथे दिन आप दाल चावल जरूर ढूंढेंगी कहीं ना कहीं, है ना। तो हम वैरायटी एंजॉय करते हैं हर चीज़ में, विच इज़ अ गुड थिंग। नहीं, कई लोगों को ये भी लगता है कि जो हमारा खाना है उसमें मसाले बहुत होते हैं, तेल बहुत होता है, तो वो कुछ लाइट खाना चाहते हैं, कुछ अलग खाना चाहते हैं। देखिए, पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी देश का खाना, किसी भी जगह का खाना डिपेंड करता है 3 मेजर फैक्टर्स पे। नेचर इज आवर बिगेस्ट टीचर। आपका क्लाइमेट, आपका सॉइल, और किसी भी जगह की जो पहले कहते थे जो वहाँ का इकोनॉमी कैसा है, वो डिपेंड करेगा, उससे खाना इन्फ्लुएंस होता है। पानी, हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सॉइल, जमीन। इससे जो लोकल रीजनल क्यूजीन्स हैं वो डेवलप हुए हैं। आप सोचिए कि साउथ में इतनी मिर्ची खाई जाती है, कश्मीर चले जाएंगे तो वहाँ मिर्ची नहीं खाई जाएगी। क्यों? ये अगर आप यूरोप में हैं तो मिर्च नहीं खाई जाती है जितना आप साउथ आते हैं। ब्राज़ील में पेपर्स खाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? बिकॉज दैट इज द वे नेचर इंटेंडेड इट टू बी। हम जब मिर्च खाते हैं तो पसीना आता है जो हमारी बॉडी को कूल रखता है, और अगर नॉर्थ में आप मिर्च खाएंगे, पसीना आएगा, आपकी बॉडी ऑल कूल हो जाएगी तो ना। तो नेचर हैज़ मेड दीज डिफरेंसेस, और हमारा जो फूड है कहीं ना कहीं हमारी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। नॉर्थ में हम क्या यूज़ करते हैं? मस्टर्ड ऑयल, राइट। हाँ, अब मेडिटेरेनियन रीजन में अगर ऑलिव ऑयल है तो वो वहाँ के लिए अच्छा है ना। लेकिन अब तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें तो वापस फिर से एक ट्रेंड आ रहा है कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें और लोकल ऑयल्स का इस्तेमाल करें, है ना। व्हाई? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन पीपल आर रियलाइजिंग, हाँ, क्योंकि वो यहीं के लिए बना है, हमारे देश के लिए बना है, हमारी आबो हवा के हिसाब से बना है। अच्छा पंकज जी, चलते चलते आप उन औरतों से क्या कहेंगी जिन्हें खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है? खाना बनाना पसंद नहीं है, बहुत सारी औरतें पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि शायद वो उसे एक काम की तरीके से देख, उनको लगता है कि खाना बनाने का जो काम है वो उनके हिस्से क्यों है। खाना बनाना एक शायद उनके लिए काम है। अगर आप इसको काम से हटा के ये सोचेंगे कि ये आपका प्यार है, ये आपका सस्टेनेंस, आप भी तो खाएंगी ना खाना, तो ये सस्टेन करने का आपका अपना भी तो जरिया है ना। तो इफ यू लुक एट इट फ्रॉम व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि जो आपके अंदर जा रहा है वही तो बाहर आएगा। अगर अच्छा खाना अंदर जा रहा है तो अच्छी नीयत, अच्छी बातें, अच्छे सोच ही तो आएंगे ना दिमाग में। तो अगर आप उसको ये सोचे कि ये खाना बनाना केवल एक काम नहीं है, ये हमारी जो सोल है उसका सस्टेनेंस है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, लेकिन वाकई अगर आप सोचे तो बहुत छोटी सी बात है। यानी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में वो दिखता है जो हम खाते हैं। बिल्कुल दिखता है। अच्छा पंकज जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हम यही दुआ करते हैं कि आप इसी तरह कामयाबी को हासिल करती रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। इट्स अ प्लेजर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही शानदार सितारे के साथ। आदाब।